गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आज आप लोग? सभी को अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग फिर से वर्ग 8वीं की विषय भूगोल अध्याय 3 पाठ खनिज और शक्ति संसाधन का भाग 3 और आज इस चैप्टर का अंतिम लेसन हम लोग लेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो एक बार ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जानने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम लोग भाग 1 में खनिज क्या है और खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिज विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसे निकालने का कितने तरीके हैं, कौन कौन विधि से हम खनिजों को निकालते हैं, ये हम लोग भाग 1 में देखे थे। भाग 2 में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि भारत में विभिन्न खनिज लोहा, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, मैग्नीज, सोना, चूना पत्थर, नमक इत्यादि जो है भारत और झारखंड में किन किन जगहों पर पाया जाता है। खनिजों के उपयोग, इसके संरक्षण और शक्ति संसाधन के साथ साथ हम लोग परंपरागत स्रोत के बारे में भी पढ़े थे, जिसमें परंपरागत स्रोत में जो है वह है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ये सभी हम लोग पढ़े थे। जल विद्युत हम लोग गैर परंपरागत स्रोत में भी रख सकते हैं। तो ये परंपरागत स्रोत में हम लोगों ने देखा था कि वे स्रोत, वे ईंधन जो परंपरा से चलते आ रही है और जिसका भंडार जो है वो सीमित है, यानी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद वे ईंधन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो उन ईंधनों को हम लोगों ने परंपरागत स्रोत के रूप में जाना था। और आज हम लोग जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में जानेंगे। चूँकि परंपरागत जो स्रोत, जो जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सभी आने वाले समयों में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका स्रोत जो है वो सीमित है और इनको बनने में काफ़ी वर्ष लग सकते हैं और इनका भंडार भी जो है सीमित है और इसका उपयोग भी हम लोग अंधाधुंध कर रहे हैं, जिसके वजह से इसका भंडार भी समाप्त हो सकते हैं। जीवाश्म ईंधन में वायु प्रदूषण का जो है वो खतरा बहुत ज़्यादा रहता है और हमारे जीवन को भी यह बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। लेकिन आज हम लोग इनके जगह पर, यानी परंपरागत स्रोत के जगह पर, हम लोग कुछ ऐसे ईंधन के बारे में पढ़ेंगे जो प्रदूषण मुक्त है, यानी बहुत नाम मात्र का प्रदूषण हो सकता है, ठीक है, और यह जल्दी समाप्त नहीं हो सकता है, यानी हम लोग इसको कितना भी यूज कर लें, ठीक है, यह समाप्त होने में काफ़ी समय लग सकता है। तो वैसे ईंधनों को हम लोग गैर परंपरागत स्रोत या गैर परंपरागत ईंधन कहते हैं। जैसे में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, एक्सेट्रा, और सारे ऐसे ऊर्जा हैं जो गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत में आते हैं। और यह ऊर्जा जो है वो हमारे विश्व में असीमित है, यानी यह खत्म होने वाले नहीं है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि यह नवीनीकरणीय है। नवीनीकरण मतलब इसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं और यह प्रदूषण मुक्त है, यानी इससे किसी भी तरह से कोई प्रदूषण नहीं हो सकता है और यह उपयोग जो है बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं और इसमें किसी तरह से कोई बिल, बिजली बिल या किसी तरह से कोई आपको आर्थिक नुकसान भी नहीं हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सौर ऊर्जा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा कहने का मतलब क्या है? सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा। तो बच्चों, जैसे ही सुबह होती है सूर्य उग जाते हैं और सूर्य उगने के साथ ही हमें सूर्य से क्या मिलता है?
ऊष्मा और प्रकाश, ये दोनों मिलता है, गर्मी भी मिलती है और लाइट भी मिलता है। और यह ऊर्जा जो है, यह जो हमें ऊर्जा और ऊष्मा और प्रकाश जो मिलता है, उसके द्वारा हम बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं, टेक्निक के द्वारा हम इसका उपयोग जो है दैनिक जीवन में कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि फसल जो होता है, फसल उगने के लिए, फसल को उगाने के लिए सूर्य का होना जरूरी है, सूर्य का लाइट होना जरूरी है, जो कि हम लोग विज्ञान में पढ़े हैं। अगर सूर्य उगना बंद हो जाएगा तो फसल भी जो है, पेड़ पौधे भी अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो सोच सकते हैं कि जब पेड़ पौधे सूर्य पर निर्भर होकर अपना भोजन, अपना ऊर्जा तैयार करते हैं, तो सोच सकते हैं कि हम लोग भी जो है सौर ऊर्जा से बहुत सारे यंत्र, बहुत सारे ऐसे मशीन बना सकते हैं जो सूर्य से चल सकते हैं। जैसे में है सौर कुकर। तो सौर कुकर क्या होता है? सूर्य के द्वारा एक ऐसा कुकर, कुकर मतलब खाना पकाने वाला। तो कुकर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक बक्सा तैयार करेंगे, और यह बक्सा जो है अंदर से पूरी तरह से काले रंग से हम लोग इसको रंग देंगे। ठीक है, ये अंदर का और बाहर का जो भाग होगा वो काला रंग से हम लोग क्या करेंगे, इसको पेंट कर देंगे। क्योंकि काला रंग जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को, किसी भी प्रकाश को, लाइट को वो ज्यादा ऑब्जर्व करता है, अपने अंदर में ज्यादा वो खींचता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर में एक जो है पारदर्शी कांच लगाएंगे। ठीक है, पारदर्शी कांच, जो कांच जो है वो सूर्य की रोशनी को अंदर ले जा सके। और इस कांच को हम उस तरफ रखेंगे जिस तरफ जो है सूर्य उगा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ सब्जी हो गया, चावल हो गया, है ना, जो कि हम लोग भोजन का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में रख देंगे, नमक वगैरह, मसाला वगैरह सब फिट करके। और जैसे ही सूर्य उगेगा, जब धूप उग ज्यादा तेज होगा, तब क्या होता है कि सूर्य इस शीशे से टकराते हुए वो अंदर चला जाएगा। और शीशा जब सूर्य के प्रकाश को अंदर ले जाएगा, हम लोगों ने 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में एक प्रैक्टिकल किया था, जो लेंस के द्वारा सूर्य की रोशनी से हम लोग कागज को जलाए, याद है? हाँ बिल्कुल, उसको याद कीजिए कि सूर्य की रोशनी में इतनी एनर्जी है, इतना पावर है कि हम लोगों ने कागज को, है ना, सूर्य की रोशनी से कागज को जलाए थे। तो उसी टाइप का जो सूर्य की रोशनी जो है वो क्या करेगा, भोजन को यहाँ गर्म कर देगा। और इसे गर्म करने में किसी प्रकार की कोई धुआं परेशानी नहीं हो सकती, थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन सूर्य की रोशनी के द्वारा हम लोग सौर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सौर तापक, तापक मतलब जिससे ताप निकलता है। सौर ड्रायर, सोलर लाइट। बच्चों, अभी भी आपके बहुत सारे गांवों में देखे होंगे, आपके अगल बगल में देखे होंगे कि एक जहाँ चौराहा होता है वहां पर एक खूंटा होता है, देखेंगे एक खंभा होता है, और उस खूंटे में एक लाइट लगा हुआ रहता है। ठीक है, और ठीक उसी के बगल में एक प्लेट लगा रहता है जो कि सौर प्लेट कहलाता है। और देखे होंगे कि इसमें किसी तरह से कोई बिल या कोई बिजली का वायर जुड़ा हुआ नहीं रहता है, बाहर से बिजली का वायर जुड़ा नहीं रहता है। ये क्या होता है कि दिन भर सूर्य की रोशनी से यह गर्म होता है, और रात को फिर ये जो है हमें लाइट देता है, जो कि बहुत सारे चौक चौराहों में लगाया जाता है ना। तो ये सूर्य की ऊर्जा के द्वारा, इसमें आपको किसी तरह से कोई बिल देना नहीं है, बिजली खर्च नहीं हो रही है, ये सूर्य के द्वारा ऊर्जा लाइट दे रही है। यातायात संकेतों, जैसे खास करके आप कहीं अगर जाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल जो होता है, तो वहां पर भी जो है सौर इसी टाइप का यातायात संकेत में जो है, जैसे लाइट है, तो वहां पर आप देखेंगे कि इस तरह का लाल, रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, है ना, बहुत ऐसे लगे रहते हैं जिसमें ट्रैफिक सिग्नल का यूज किया जाता है। तो हम लोग जो है सौर ऊर्जा से जो है, चूंकि सूर्य का ऊर्जा अभी बहुत अरबों साल तक अभी हमें हमारे पृथ्वी को मिलता रहेगा, इसलिए यह जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तो हम इन तरीकों से, आपके घर में भी छोटा सा जो है लाइट होगा जो इस टाइप का होगा, जो कि मार्केट में मिलता है।
आप रात को क्या करते हैं हम लोग, दिन को इसको इस तरह का यहाँ पर लगा रहता है, मेरा तो दूसरा है ना, आपके घर में होगा कि यहाँ पर एक इस तरह का सिलिकॉन का एक प्लेट लगा रहता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको धूप में दिन भर छोड़ देते हैं, वह दिन भर चार्ज होता है, उसके बाद फिर रात को हम लोग आसानी से उसको जला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपके घर में भी जो है सोलर लाइट का भी यूज करते होंगे। तो बच्चों, सोलर का जो है विश्व के सभी क्षेत्र में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती होगी और थोड़ा तेज पड़ती होगी, वहाँ पर इसकी संभावना ज़्यादा है। आप सोचेंगे कि हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, जहाँ बर्फीला इलाका है, सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है, और अगर वहाँ हम लोग यूज करना चाहें तो नहीं होगा। इसलिए अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया के देशों में पर्याप्त मात्रा में सूर्य की किरणें उपलब्ध है, इसलिए वहाँ पर सौर ऊर्जा का भी असीम संभावना है। ठीक है, और हमारे भारत देश में भी जो है सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो एक चीज़ याद रखना है कि सौर ऊर्जा के क्या लाभ हैं। ठीक है, तो सौर ऊर्जा के लाभ जो है वो प्रदूषण मुक्त है, इससे किसी तरह से कोई पोल्यूशन नहीं निकलता है, और अनवरत उपलब्ध ये हमेशा, ठीक है, जब तक सूर्य उगेगा तब तक जो है आपको सौर ऊर्जा मिलते रहेगा। लेकिन इसका कुछ हानि है बच्चों। क्या हानि है? यह महंगा है और खर्चीला है। ठीक है, क्योंकि सौर प्लेट लगाना एक बार में काफ़ी महंगा होता है, लेकिन सरकार के द्वारा एक विशेष स्कीम के द्वारा अभी लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें EMI वगैरह कुछ पैसा आप जमा करके इसको आप अपने घर में लगा सकते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत जगह पर सरकार के द्वारा चापानल जो होता है ना, वहाँ पर सौर प्लेट लगाया जाता है, जो कि काफ़ी महंगा होता है, लेकिन वो देखेंगे कि चापानल में जो है सौर ऊर्जा के द्वारा पानी को टंकियों में ले जाया जाता है। स्रोत के विस्तार करने से ऊर्जा की बर्बादी, अगर हम तो स्रोत का विस्तार करेंगे तो ऊर्जा की बर्बादी होगी, है ना। तो ये सौर ऊर्जा के कुछ लाभ और हानियां भी है, लेकिन आने वाले समयों में देखेंगे कि सौर ऊर्जा जो है एक मुख्य ऊर्जा बन के रह जाएगी और यह सभी लोगों के पास उपलब्ध होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पवन ऊर्जा। पवन मतलब हवा, ठीक है। तो तेज गति से चलती प्रबल पवन के द्वारा यह ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। प्रबल मतलब तेज हवा, ठीक है। अक्सर आप जब छोटे होंगे, बच्चे थे, तो उस समय हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा, एक खिलौना बनाए थे, यानी इस टाइप का खिलौना, जिसको हम लोग अक्सर पवन घुर्नी भी कहते हैं। बनाए होंगे, फूल का भी बनता है ना, गुलाची फूल हो गया, या फिर हम लोग इस तरह से पेपर को जो है बना के मोड़ के जो है हम लोग इस तरह से पवन चक्की बनाएंगे। अब देखेंगे कि इस पवन चक्की में क्या होता है कि अगर हम लोग इस घुर्नी में थोड़ा सा हवा, अगर तेज हवा डाल दें तो यह क्या होगा, देखिए, देख रहे हैं, यह घूमने लगा। हम लोग अक्सर बच्चा में जो है ऐसा खिलौना हम लोग बना के खूब मस्ती किए हैं। तो ऐसे घिरनी से, पवन घुर्नी से भी जो है जब ये घूम सकता है, तो समझ सकते हैं कि घूमने के बाद हम इसे बहुत सारी चीज़ों को घुमा भी सकते हैं। तो बुक में जो है इस टाइप का जो है पवन चक्की आप देखेंगे, है ना, ये इस टाइप का बड़े बड़े पवन चक्कियाँ लगती हैं। तो यह पवन ऊर्जा का एक, चूँकि पवन जो है अभी खत्म, हवा जो है अभी खत्म होने वाला नहीं है, और यह असीमित स्रोत है। ऊंचे उठे क्षेत्र और सागरीय तट जहां पवन प्रबल और लगातार चलती रहती है, पवन चक्की लगाकर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलने वाली हवाएं पवन चक्की घुमाती है, जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर से जुड़ी रहती है। तो आप देखेंगे कि आखिर ये कैसे काम करेगा। तो आप देखेंगे कि जो है एक बहुत बड़ा पिलर में जो है इस तरह का बेल्ट लगाया जाता है, कहीं पर 3 कहीं पर 4 जैसा है। जब हवाएं चलती हैं तो यह चक्की भी जो है वो घूमने लगता है, और इसके साथ जो है एक ऐसा यंत्र लगा रहता है जो नीचे बिजली उत्पन्न करने वाला जो जनरेटर होता है, उस जनरेटर को भी यह घुमाने लगता है। जैसे कि हम लोग विद्युत ऊर्जा में पढ़े थे, जल विद्युत में पढ़े थे कि किस तरह से बिजली जो है वह टरबाइन में लगे हुए जो बेल्ट होते हैं, प्लेट होते हैं, उसको घुमाता है
और घुमाने से जो होता है, जो अंदर में जो बिजली उत्पन्न करने वाला जो टरबाइन होता है, जनरेटर होता है, वह घूमने लगता है और उसे बिजली मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो चूंकि ये ऐसे जगह पर जो तटीय जो समुद्र होते हैं, समुद्री किनारे पर जो है इसको ज़्यादातर लगाए जाते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर लगाए जाते हैं, ताकि उसको अनवरत हवा जो है वो मिलते रहे और यह चक्के घूमते रहे। तो ये जो है पवन ऊर्जा जो है खास करके जो है फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में भी जो है इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको लगाया गया है, और हमारे भारत देश में भी जो है राजस्थान वगैरह इस सब में भी जो है लगाया जा रहा है। तो पवन ऊर्जा से कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानि भी है। तो पवन ऊर्जा से क्या लाभ है? यह प्रदूषण से मुक्त है और सुरक्षित है, क्योंकि यह प्रदूषण से मुक्त है, यह प्रदूषण से मुक्त है और सुरक्षित है। इसमें किसी तरह से कोई पोल्यूशन जो है, प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए यह हमारे लिए लाभदायक है। सुरक्षित और स्वच्छ भी होता है, ठीक है। स्थापित होने के पश्चात विद्युत उत्पादन आसान होता है। अगर एक बार इसको आप लगा लेते हैं तो यह बहुत ही आसान होता है। आप इसे बहुत बिजली उत्पन्न करके समझिए कि आप एक बार लगा लिए तो आप बहुत सालों तक इसका यूज करते रहेंगे। लेकिन इसकी कुछ हानियां भी है। क्या है? स्थापित करना कठिन होता है, यह थोड़ा सा महंगी होती है, जिसको लगा पाना थोड़ा सा टफ होता है। ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है, क्योंकि जब ये घूर्णी घूमती है ना, तो इससे बहुत तेज मात्रा में आवाज निकलती है जो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है। पक्षियों एवं वायुयान के लिए हानिकारक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये चक्की चलती है, जैसे पंखा चलता है, तो अगर कोई कीड़ा आना जाना करता है तो वो मर जाता है ना। तो उसी तरह से अगर इस पवन चक्की में कोई पक्षी अगर क्रॉस करता है तो वह मारा जाता है। और वायुयान के लिए, चूंकि जो हवाई जहाज होता है उसके लिए भी यह नुकसानदायक होता है। रेडियो एवं दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों को बेआधान करता है, यानी जो रेडियो, चूंकि रेडियो जो होता है और जो दूरदर्शन का जो सिग्नल होता है वो हवा के द्वारा, ध्वनि तरंगों के द्वारा चलता है, और अगर वे ध्वनि तरंगे इससे प्रवेश करती हैं तो यह कहीं न कहीं रुकावट पैदा करती हैं। तो इस तरह से पवन ऊर्जा के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं परमाणु ऊर्जा। अणु के नाभिक में निहित ऊर्जा जैसे यूरेनियम, थोरियम इत्यादि। तो पवन ऊर्जा परमाणु ऊर्जा क्या है? परमाणु हम लोग सभी जानते हैं कि अगर एक बार परमाणु ऊर्जा कहीं पर परमाणु बम गिरा दिया जाता है तो 60-70 सालों तक, अभी तक जापान में 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में जापान का हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। तो आज भी वहाँ पर वातावरण जो है वो अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है। तो इतनी सारी उसमें ऊर्जा होती हैं जो बहुत ही विनाशकारी होती है, लेकिन वैज्ञानिकों के प्रयोग से, वैज्ञानिकों के आविष्कार और उसके निरर्थक खोज से परमाणु ऊर्जा का उपयोग जो है वो बहुत सारे अच्छे कार्य के लिए लगाए जा सकते हैं। इस संसार में कुछ ऐसे धातु हैं जिनके नाभिक में असीम शक्ति छिपी रहती है, जैसे यूरेनियम, थोरियम इत्यादि। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जित ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर, ठीक है। यहाँ पर परमाणु ऊर्जा जो होता है नाभिकों का आपस में टकराया जाता है और उससे जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का प्रयोग जो होता है वह विद्युत ऊर्जा के रूप में किया जाता है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट रावतभाटा, उत्तर प्रदेश में नरोगा, कर्नाटक के कैंगा तथा गुजरात के काकरापारा में जो है वह परमाणु ऊर्जा से परमाणु से जो है ऊर्जा उत्पन्न के लिए बहुत जो है कारखाने लगाए गए हैं, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा का प्रयोग हम लोग ऊर्जा बनाने में भी कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार का इसमें लाभ भी है तो कुछ हानियां भी हैं। लाभ क्या है? बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी परमाणु ऊर्जा जो होता है वो इतना ज़्यादा ऊर्जा निकलता है कि यह बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है।
और हानि क्या है, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट का उत्पन्न होता है। जब ये परमाणु ऊर्जा जो होती है तो उसका जो रेडियो एक्टिव होता है, उसका जो कचरा होता है वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। और रेडियो एक्टिव रिसीव का खतरा बना, अगर रेडियो एक्टिव किसी तरह से रिसीव हो गया या बाहर फैल गया तो इससे बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकती है। इसके बाद परमाणु ऊर्जा के बाद जो है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय, भू मतलब धरती हो गया, तापीय मतलब ताप हो गया, यानी भूमि के ताप से जो ऊर्जा प्राप्त होती है। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, जैसे गर्म जल के झरने। तो हम लोग बच्चों ये चीज़ हम लोग सभी जानते हैं कि अगर हम लोग जैसे जमीन के अंदर जाएंगे, अगर आप खेतों में या बारी में, सूखा बारी में आप थोड़ा सा गड्ढा खोद लीजिए और उसमें अपना पैर को गड्ढा में डाल के और उसको मिट्टी से ढक दीजिए, तो आप कुछ देर बाद देखेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी निकल रही है। तो यानी हम लोग जैसे जैसे गहराई चलते जाएंगे, ठीक है, हमें गर्मी का अनुभव जो होता है वो लगातार वृद्धि होते रहेगा। कभी कभी यह ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाता है। इसे शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। वर्षों से भूतापीय ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने, नहाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया है। आप देखेंगे ये भूतापीय ऊर्जा का जो है षड्यंत्र है ना, मशीन है, और इसी से जो है ऊर्जा विद्युत बनाया जाता है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस का भी स्थान आता है। बच्चों, हमारे झारखंड में भी, हमारे भारत देश में भी भूतापीय ऊर्जा का असीम संभावना है। यानी धरती से जो निकलने वाला जो भूतापीय गर्मी है, झरना है, देखेंगे कि भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। झारखंड के हजारीबाग शहर से, हजारीबाग आप लोग जान रहे हैं, बोकारो, उसके बाद रामगढ़, तब फिर हजारीबाग, और इधर से अगर आप चले गए गोमिया होके तो सीधे हजारीबाग। तो वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर बरकट्टा प्रखंड में एक सूरज कुंड है जो भूतापीय ऊर्जा का संभावित क्षेत्र है। तो आप देखेंगे कि सूरज कुंड मतलब जल, गर्म जल का कुंड, ठीक है। हमारे रामगढ़ जो है दामोदर नदी में भी एक कुंड है। अगर आप कितनों ठंडा रहे, ठीक है, तो आप अगर उसमें आप कितनों ठंडा रहे, अगर आप उसमें नहाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास होगा, ठीक है, गर्मी का एहसास होगा। तो यह भूतापीय ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है? तो ज्वार भाटा कहने का मतलब है समुद्र से ये रिलेटिव है, ठीक है, समुद्र से रिलेटिव है। क्योंकि समुद्र, ज्वार का मतलब हो जाता है उठना, भाटा का मतलब हो जाता है गिरना। कहने का मतलब है कि जब समुद्र का पानी जो होता है, आप देखेंगे कि जो लहर होता है वो ऊपर नीचे होता है, अप डाउन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि लास्ट में आप देखेंगे कि समुद्र का जो तटीय इलाका होता है वहां जाके ये बहुत ज्यादा मात्रा में, अगर आप कभी समुद्र या तालाब के किनारे पर जाइए तो आप देखेंगे कि वहां से जो लहर होता है वो अपने साथ बहुत सारे चीजों को बहा के किनारे पर फेंक देता है, इतना ताकत होता है। तो ज्वारीय ऊर्जा एक तरह की पनबिजली है। पनबिजली हम लोग यहाँ एक छोटा सा चित्र बनाए हुए हैं। इसमें ज्वार भाटा की ऊर्जा को बिजली में बदला जा सकता है। ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने के मुख्य तरीके हैं ज्वारीय बैराज एवं पन चक्कियाँ। ज्वारीय बैराज में नदी के मुहाने पर, देखिए बैराज बनाया जाता है नदी के मुहाना, जहाँ नदी जो मुहाना होता है वहां पर बनाया जाता है। ज्वार के समय पानी इसमें बनी सुरंगों में गुजरता है जिससे लगे टरबाइन चलने लगते हैं और बिजली पैदा होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा नीचे करके देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक टरबाइन बना होता है और जब इसमें समुद्र के, ये समुद्र में लगाया जाता है तो समुद्र का पानी जब इस सुरंगों में घुसता है तो यहाँ पर जो चक्की बनी रहती है, इस चक्की को क्या करती है, पानी जो है वह घुमाती है ना, जाते समय भी और आते समय भी। और जब ये चक्की घूमती है तो इससे लगा हुआ टरबाइन भी घूमता है, और जब टरबाइन घूमती है तो इससे बिजली पैदा होती है। यानी टरबाइन को घुमाना, बिजली पैदा होना। दूसरे तरीके, समुद्र तट में पड़े पानी के नीचे चक्कियां लगाई जाती हैं जो ज्वारीय पानी में चलती है। इस प्रकार बिजली पैदा होती है। पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र फ्रांस में लगा था, याद रखिएगा।
विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र जो है वो फ्रांस में लगा था। भारत में कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा के संयंत्र स्थापित किए गए, यानी ज्वारीय ऊर्जा जो है भारत का कच्छ मतलब गुजरात में जो है इस तरह का यंत्र लगाया गया है। अब एक छोटा सा हम लोग बच्चों इसमें पढ़ेंगे बायोगैस। ये ज्वारीय ऊर्जा हो गया और ये सभी गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत गैर परंपरागत ऊर्जा ईंधन के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं और ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बायोगैस। और ये बायोगैस जो है इसका आविष्कार मालूम है कहाँ हुआ था? भारत में। ठीक है, यह गैसों का मिश्रण है। देखिए बच्चों, आप गोबर देख रहे हैं, हम लोग अक्सर गोबर को जो है गोबरडी में फेंकते हैं और वहां पर आप देखेंगे कि अगर गोबर से जो है वहां पर आप गोबर को जमा कर लिए हैं, है ना, और अगर कभी आप गोबर यहाँ गोबरडी में जाने के बाद अगर आप उसको गोबर को पैरों के नीचे अगर आ जाए तो बहुत तेज ज़्यादा गर्मी होती है। तो यह गैसों का मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री जैसे मीट, पेड़ पौधे के अवशिष्ट, गोबर, रसोई अपशिष्ट आदि के विघटन से उत्पन्न होता है। यानी यह जो बायोगैस बनता है वह अक्सर गोबर से हो गया, रसोई घर जैसे छिलका वगैरह हो गया, है ना, अपशिष्ट जो होता है उसको उससे हम लोग जो है बायोगैस प्राप्त कर सकते हैं। यह सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा की तरह ही नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस में मुख्यतः मेथेन, बायोगैस में जो होता है वह मेथेन जो है वह 75%, मीथेन जो गैस होता है वह 75% होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। यानी बायोगैस में मुख्यतः कौन सा गैस होता है? मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। यह खाना पकाने एवं घरेलू विद्युत उपयोग के लिए सर्वोत्तम ईंधन है। इसमें ऊर्जा के साथ साथ कृषि हेतु बहुमूल्य जैविक खाद की भी प्राप्ति होती है। भारत में मवेशियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। याद रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक मवेशियों की संख्या जो है वो भारत में है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मवेशी है तो गोबर भी ज़्यादा आएगा और इसी गोबर से जो है बायोगैस बनाया जाता है। अतः यहाँ बायोगैस ऊर्जा संकट से निपटने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ऊर्जा किसी न किसी रूप में पूरी पृथ्वी पर उपलब्ध है। देखिए अब थोड़ा सा बायोगैस जो है वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक बायोगैस जो है वो टंकी हम लोग बनाएंगे। कभी अगर आप लोग हजारीबाग संत कोलंबस जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह का बायोगैस टंकी बनाया गया है। ये इस तरह का काम करता है। टंकी जो होता है वो जमीन के अंदर में, जमीन मतलब जैसे कुआं जो होता है, बस कुआं ही समझ लीजिए। और यहाँ पर जो होता है एक बॉक्स बनाया जाता है जिसमें इस तरह का नालियाँ होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक पंप होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, करदम मतलब इसमें जो होता है हम लोग जितने भी अपशिष्ट हैं, गोबर हैं या जो भी खाने अपशिष्ट पदार्थ है जो रसोई घर से निकला हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे और इसको हम लोग बोलते हैं करदम। खास करके इसमें जो है अपशिष्ट पदार्थ को डाल दिए, इसमें पानी भी डाल दिए, मिला दिए, पूरा एकदम वो पतला हो जाएगा पानी जैसा और यह इस पंप के माध्यम से यहाँ पर आ जाता है, धीरे धीरे जमा हो जाता है और जमा होने के बाद धरती जो होता है उसको हीट देता है, ताप देता है, जिसके वजह से इससे गैस निकलना स्टार्ट हो जाता है और इस गैस का उपयोग जो है खाना पकाने में हो गया और खाना पकाने में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यह खाना पकाने के साथ साथ जो होता है बिजली भी घरेलू विद्युत बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। और साथ में क्या है कि यहाँ से जब ये खत्म मतलब इसकी गैस खत्म हो जाता है तो फिर हम इसको यहाँ से जो होता है वो निकास हो जाती है। इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है। यहाँ से उर्वरक जो है और खाद जो है, जो हमें खाद मिलता है, इसका प्रयोग जो है खेतों के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। ऊर्जा किसी न किसी रूप में पूरी पृथ्वी पर उपलब्ध है, लेकिन इसका उत्पादन एवं मानव उपयोग हेतु सरलीकृत करना बहुत खर्चीला है। समापनीय ऊर्जा का अत्यधिक दोहन ऊर्जा संकट का जन्म देता है। यानी जितनी ऊर्जा है उसका दोहन मतलब जितना अधिक से अधिक उसको हम लोग यूज करते हैं
ऊर्जा के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से ही हम ऊर्जा संकट से निजात पा सकते हैं। वास्तव में ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, यानी ऊर्जा का हम जितना बचत करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो उत्पादन होगा। तो आप लोग इस चैप्टर को यहाँ कंप्लीट हो जाता है और आशा करते हैं कि आप लोग को खनिज और शक्ति संसाधन जो चैप्टर है अध्याय 3 है उसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और इसके साथ जो है अभ्यास जो है आप लोग सभी बच्चे बनाकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे बच्चे बना के भेज रहे हैं, और जो नहीं भेज रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि वो इसका मेरे व्हाट्सएप में क्वेश्चन आंसर बना के भेज देंगे। और अगर किसी तरह से और अधिक जानना है तो आप मुझे क्वेश्चन या फिर जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेना है मेरे व्हाट्सएप में ये कर देंगे, भेज देंगे। और साथ ही जो है सभी बच्चे मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा यूट्यूब चैनल जो है आपके यूट्यूब चैनल पर जो है मेरा वीडियो मिलता रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे तो हम लोग आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद एवं बेस्ट ऑफ लक।